बहुत ठंडी थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि शरीर तक सिहर उठे। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड खुद जिंदा हो और चारों तरफ घूम रही हो। सड़क के मोड़ पर एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां से गर्म चाय की भाप उठ रही थी। उसी दुकान के पास दो दोस्त बैठे थे, भोला और रमन, लेकिन उनके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। भोला, तूने सुना है ना, लोग कहते हैं कि वो हर साल ठंड शुरू होते ही वापस आ जाती है। जैसे ही पहली ठंडी हवा चलती है, उसकी परछाई फिर दिखाई देने लगती है। कल रात जब मैं घर जा रहा था तो अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा है। सच बता रहा हूं, सांसों की ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कान के पास किसी ने बहुत ठंडी उंगली फिरा दी हो। रमन, ऐसी बातें मत किया कर यार, तुझे सुनते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन सच बोलूं तो बचपन से यही सुनता आया हूं कि वो डरावनी चीज सिर्फ ठंड के दिनों में ही बाहर निकलती है। लोग कहते हैं उसके पैर सीधे नहीं होते, उल्टे होते हैं। उसकी आवाज भी आदमी जैसी नहीं होती, बल्कि पुराने खराब रेडियो की तरह खड़खड़ाती रहती है। और सबसे भयानक बात यह है कि वो तब तक दिखाई नहीं देती जब तक वो खुद किसी का नाम न पुकार ले। उसका नाम मत लेना प्लीज। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया था कि सर्दी की पहली रात अगर किसी के पीछे चलने जैसी आवाज आए तो पलट कर देखना नहीं चाहिए। जो पलट जाता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। एक रात मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीछे से किसी के चलने की आहट आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, फिर भी मैंने पीछे नहीं देखा। बस जितनी ताकत थी उतनी तेज घर की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन आज भी वो धीमी आहट मेरे कानों में घूमती रहती है, जैसे कोई चुपचाप पीछे पीछे आ रहा हो। रमन, आखिर वो डरावनी चीज चाहती क्या है? हर साल ठंड आते ही क्यों लौट आती है? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी कहानी। बिना कारण कोई आत्मा वापस नहीं आती। मेरे दादा बताया करते थे कि वो किसी खोई हुई चीज को ढूंढ रही है। वो हर उस इंसान के पास जाती है जिसकी परछाई में उसे कुछ जाना पहचाना सा दिखता है। शायद वो किसी को पहचानने की कोशिश करती है, और कहते हैं अगर गलती से उसने किसी को छू लिया तो उसकी जान ही साथ ले जाती है। भोला, ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्कुल पीछे खड़ा हो, लेकिन आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक वहां लड़खड़ाते हुए कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। भोला बेटा, जल्दी घर चलो। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, हालत ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। भोला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांस जैसे थम सी गई। वह घबरा गया और कुछ पूछे बिना ही पूरी ताकत से घर की तरफ दौड़ पड़ा। माँ, तुम्हें क्या हुआ है? वो आदमी कौन था? वो क्यों कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा बीमार हो? उसकी मां बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरे पर अजीब सी सफेदी छाई हुई थी। होंठ नीले पड़ चुके थे। आंखों में गहरा डर था, जैसे कोई पुरानी और डरावनी याद अचानक लौट आई हो। बेटा, अब मेरा वक्त करीब आ गया है। आज से 5 साल पहले जिस कड़ाके की ठंड में तुम्हारे पिताजी चले गए थे, वही ठंड फिर लौट आई है। मुझे अंदर से लग रहा है कि इस बार शायद मेरी बारी है। माँ, ऐसी बातें मत कहो। मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठंड चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। बेटा, मुझे ठंड से डर नहीं लगता। डर तो उस चीज से लगता है जो ठंड के साथ आती है। उससे दूर रहना। तुम्हारे पिताजी भी उसी से खुद को बचा नहीं पाए। भोला घबरा तो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए हिम्मत से बोल, माँ, आप चिंता मत करो। मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूँ। रमन को भी साथ ले चलूंगा। रास्ते में उसकी मदद मिल जाएगी। मां बस भोला को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में जैसे हजारों अधूरे डर तैर रहे हों। ठंडी हवा में सीटी जैसी अजीब आवाजें गूंज रही थीं। सुनसान सड़क पर पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सामने आकर रुक गया। बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे कदमों में डर है और आंखों में जल्दबाजी। चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं मेरे दोस्त रमन को बुलाने जा रहा हूँ। दोनों मिलकर उन्हें अस्पताल पहुँचाएंगे। बेटा, रास्ता संभल कर जाना। ये सिर्फ ठंड नहीं है। कहते हैं कि हर साल जब ठंडी पहली बार आती है, वही डरावना दानव लौट आता है। चाचा, वो कौन सा दानव है जिसके बारे में हर कोई बातें करता है? वो दानव जिसने 6 साल पहले तुम्हारे पिताजी को और उससे पहले आधे गांव को निगल लिया था।
उसके पैरों के निशान कभी मिटते नहीं और हर ठंड में वो किसी नए इंसान की तलाश करता है। पता नहीं आज रात वो किसे ढूंढ रहा होगा। भोला ये सुनकर थम गया, लेकिन उसकी बात को नजरअंदाज करके तेज कदमों से वहां से निकल गया। रमन के घर तक पहुंचा। रात इतनी गहरी थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज उसकी अपनी ही कानों में डर पैदा कर रही थी। रमन, रमन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ भोला। अंदर हल्की सी सरसराहट हुई। फिर रमन के पापा की गहरी आवाज बाहर गूंजी। इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? रात तो पूरी काली है और रास्ते भी सुनसान। जी दरवाजा मत खोलिए, आपको पता नहीं कितनी तेज ठंड पड़ रही है। हर साल इसी ठंड में वो दानव लौट आता है। किसे ले जाता है कोई नहीं जानता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कृपया करके दरवाजा मत खोलिएगा। रमन ने मां की बातें सुनी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी और डर दोनों बढ़ने लगे। माँ, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। आपने आवाज नहीं सुनी? कोई बेचैन लग रहा था, और तो और वो आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से धमधम की आवाज़ आई। भोला लगभग चिल्लाते हुए बोल रहा था, रमन, मैं हूँ तेरा दोस्त भोला, दरवाजा खोल, बात बहुत जरूरी है। ये तो भोला की ही आवाज लगनी है। हाँ पिताजी, वही है, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं बेटा, मत खोलो। इतनी रात, इतनी ठंड, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। माँ, अभी डरने का वक्त नहीं है। अगर किसी को सच में मदद चाहिए तो सिर्फ डर की वजह से मना नहीं किया जा सकता। माना कि हर ठंड में वो दानव लौटता है, ये बात सब कहते हैं, लेकिन हर ठंड में इंसान को इंसान बनकर रहना भी जरूरी है। और यहाँ बात मेरे दोस्त की है, मैं यहाँ चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। कुछ पल की चुप्पी के बाद रमन के पापा ने कहा, जा बेटा, दरवाजा खोल दे। अगर भोला को सच में मदद चाहिए तो उसके साथ जाना, अपने दोस्त को अकेला मत छोड़ना। रमन ने गहरी सांस ली और चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका घर में घुसा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति भी अंदर आ गई हो। भोला घबराया हुआ था, आंखें लाल और सांसें भारी। रमन, जल्दी चल, मेरी माँ बहुत बीमार हैं, हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा। चल भोला, मैं चलता हूँ, तू फिक्र मत कर। दोनों भोला के घर की तरफ लौटे। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां डरावने ढंग से चरमराती थीं। दोनों बिना रुके दौड़ते रहे। रास्ते में कदमों के अलावा किसी तीसरे की धीमी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। आखिरकार वे भोला के घर पहुंचे। भोला ने दरवाजा धक्का दिया और वह आसानी से खुल गया। अंदर अजीब सी खामोशी थी। माँ, मैं आ गया हूँ। माँ, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया। चूल्हा बुझ चुका था और बिस्तर खाली था। भोला की मां कहीं दिखाई नहीं दी। रमन धीरे धीरे अंदर आया। उसकी आंखें फैल गईं। भोला, तेरी माँ कहाँ गई? क्या किसी ने उन्हें बाहर ले गया? ठंडी हवा के बीच अचानक भोला के घर के पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसट रही हो। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। भोला और रमन घर के अंदर इधर उधर देखते हुए कांपते हाथों के साथ घर के बाहर आ गए। बेटा, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? रात तो गहरी है और इतनी ठंड में तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हैं। काका जी, मेरी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो अभी इसी कमरे में थी। मैं बस रमन को बुलाने गया था और जब वापस आया तो माँ, वो गायब थी। गांव वाले काका का चेहरा सफेद पड़ गया। वह एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसके मन में कोई बहुत बुरी आशंका टकरा गई हो। अरे, यह क्या हो रहा है हमारे गांव में? मैं खुद भी अपनी बकरी ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी शीतल कह रही थी कि कोई बड़ी लोमड़ी आई थी और उसे लेकर चली गई। मैं तो उसी को ढूंढते यहाँ आया हूँ। ठंड का मौसम है, जानवर आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी माँ की बात सुनकर दिल कुछ और ही कह रहा है। एक पल के लिए हवा बिल्कुल ठहर गई, जैसे खुद हवा भी डर गई हो। अब क्या करेंगे भोला? कहाँ ढूंढें? किस दिशा में जाएं? बेटा, मैं एक बात बताने से डर रहा था, लेकिन अब समय आ गया है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह लोमड़ी नहीं है, न ही बकरी का मामला। तेरी माँ का अचानक गायब होना भी आम बात नहीं है। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, जैसे पूरी रात को निहार रहा हो। यह वही दानव है जो हर साल ठंड में लौटता है। लोग कहते हैं पहले यह कमजोर जानवरों को उठा लेता है, फिर इंसानों पर नजर डालता है।
तुम्हारी माँ शायद वहीं ले गया है। लेकिन काका, हम उसे कहाँ ढूंढे? अगर उसने माँ को ले लिया है तो वो मेरी माँ को कहाँ छुपाएगा? सुना है वह हमेशा सुनसान जगहों पर रहता है जहाँ इंसान कम ही जाते हैं, जैसे पुराना पीपल वाला चौराहा, भटियारी, घाट की टूटी झोपड़ियां, उस सूखी नदी के पास का जंगल और सबसे खतरनाक कच्चे पहाड़ी के नीचे वाली गुफा। हमें इन सब जगहों पर जाना पड़ेगा बेटा। तेरी माँ जिंदा है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक दानव उसकी नजरों में है। चाहे जो भी हो, हमें माँ को ढूंढना ही पड़ेगा। काका जी, देर मत करें, चलो अभी चलते हैं। तीनों पैदल ही उन सुनसान जगहों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन याद रखना बेटा, इस रात जो चीजें दिखाई नहीं देती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। भोला, रमन और गांव का बूढ़ा आदमी चलते रहे। जैसे ही गांव खत्म हुआ, एक छोटा घना जंगल शुरू हो गया। ठंडी हवा में पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे जंगल खुद फुसफुसा रहा हो। तभी आगे एक टूटी फूटी पुरानी बांग्ला हवेली दिखाई दी, जो थोड़ी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। रुको, मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह घर तो 5-6 सालों से बंद पड़ा है, यहां तो कोई आता जाता तक नहीं। बेटा, दानव की अगली चाल यही हो सकती है। संभल कर चलो, कहीं ना कहीं भोला की मां यहीं होगी। दानव उन्हें यहीं लाया होगा। दरवाजे को धक्का देते ही घर के अंदर बदबू और सीलन हवा में भर गई। दीवारों पर काले धब्बे, टूटी खिड़कियां और घना अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे घर के भीतर कोई गहरी परछाई जगी हो। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और जब केंद्र के कमरे तक पहुंचे, माँ, ये तो मेरी माँ है। कमरे के बीचों बीच वह चुपचाप खड़ी थी, पूरी तरह खामोश। ऐसा लग रहा था कि वह किसी के वश में हो। माँ, तुम यहाँ कैसे? माँ, जवाब दो, आप कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं? लेकिन उसकी मां ने जरा भी सिर नहीं उठाया, जैसे बेहोश हो या किसी डर में जमी हुई हो। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। हवेली में हल्का कंपन हुआ और फिर उस दानव की डरावनी आवाज गूंजी। अच्छा हुआ तुम सब यहाँ आ गए, मुझे बस तुम सबका ही इंतजार था। तीनों पीछे मुड़े। दरवाजे की दरारों से एक लंबा काला टेढ़े पैरों वाला साया अंदर आया। चेहरा धुंधला, आंखें आग जैसी लाल और आवाज किसी टूटी बांसुरी जैसी खड़खड़ाती। गांव का बुजुर्ग कांपते हुए हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, तू आखिर चाहता क्या है? हर ठंड में हमारे गांव को क्यों सताता है? लोगों को उठा ले जाने की क्या जरूरत है? तू जो भी है, मैं तुझे ठीक से नहीं जानता, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दे, उसके बदले मेरी जान ले ले। बोला, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर मेरी माँ को घर से यहाँ इस सुनसान जगह पर क्यों लाया है? ये सच है कि तुम्हारी माँ यहाँ है, लेकिन ये गलत है कि मैं उन्हें घर से उठाकर लाया हूँ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या तुम वही नहीं हो जो ठंड शुरू होते ही लोगों को उठा लेता है और उनकी जान ले लेता है? ये सच है कि मैं ठंड के मौसम में आता हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान को चोट नहीं पहुँचाता। लोग मुझे गलत समझते आए हैं। तो फिर सच क्या है? इंसानों की जान आखिर कौन लेता है? वह दानव धीरे धीरे उन्हें सच्चाई समझाने लगा। इस जंगल में 2 दानव हैं, एक मैं हूँ और दूसरा मेरा बड़ा भाई। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। वह हर ठंड में इंसानों की जान लेता है, लेकिन मैं उन्हें बचाने की कोशिश करता हूँ। इस बार तुम्हारी माँ को उसी ने उठाया था। मैं बीच में आ गया। गुस्से में आकर मैंने उसे मार डाला। फिर तुम्हारी माँ को अपने वश में करके यहाँ सुरक्षित ले आया और तुम्हारे आने का इंतजार करता रहा। मेरी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसने भोला की माँ को अपने वश से मुक्त किया और फिर बोला, जा भोला, अपनी माँ को ले जा। इतना कहकर दानव धीरे धीरे धुएं जैसी परछाई में बदल गया और हवेली की टूटी खिड़कियों से बाहर निकल गया। तीनों पीछे मुड़े और देखने लगे, लेकिन वह कहीं नहीं था। अब सिर्फ ठंडी हवा शांत होकर बह रही थी। हर डरावनी चीज हमेशा बुरी नहीं होती और हर खामोशी मौत का संकेत नहीं होती। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं वही किसी की आखिरी उम्मीद बन जाते हैं। इंसान डर के नाम पर अफवाहें गढ़ लेता है, लेकिन सच्चाई अक्सर उनसे बिल्कुल अलग होती है। इस ठंडी रात ने हमें यही सिखाया
कि असली दानव बाहर नहीं बल्कि बिना जाने किया गया डर होता है, और जो अपनों के लिए डर से लड़ जाए वही सच्चा इंसान कहलाता है।